हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी और आज इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। छोटा चैप्टर है ये, इसको हम लोग कवर करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, मतलब समाचार पत्रों में मौसम के बारे में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मौसम क्या है? किसी भी अगर स्थान का, किसी भी डेफिनेट प्लेस का हम वहाँ पर वर्षा देखें, वहाँ का तापमान देखें, वायु की तीव्रता देखें और वहाँ पर सूर्य विकिरण देखें कैसा है, और साथ ही साथ वहाँ पर वायु में जो आर्द्रता है वो कितने प्रतिशत है। तो ये सारी बातें जब देखी जाती हैं, एक घंटे के लिए हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक सप्ताह के लिए हो सकती हैं। एक घंटे से लेकर एक सप्ताह तक जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं मौसम, कि किसी स्थान का मौसम ये है। तापमान, वर्षा, सूर्य विकिरण, वायु में आर्द्रता, तो ये सब इंडिकेटर हैं, ये सब इंडिकेट्स करते हैं मौसम के लिए। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं गर्मी जब पड़ती है तो। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों को बिना ठंड लगती है अगर ऊनी वस्त्र ना पहनो तो। जैसे कि ठंड में ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से मौसम होते हैं भारत में? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, इसको सर्दी बोलते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, इसको गर्मी बोलते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, इसको वर्षा बोलते हैं। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, जिसे शरद ऋतु बोलते हैं। तो इस तरह से ये 4 ऋतुएं हैं जिसमें पूरे वर्ष के टाइम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले शीत ऋतु। शीत ऋतु ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इसी को हम लोग शीत ऋतु बोलते हैं, ठंड के मौसम में। फिर ग्रीष्म ऋतु। अब इसका टाइम अभी हमने देख ही लिया, ये टाइम क्या है इसका? दिसंबर से फरवरी तक। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आता है। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है इस समय, ये क्या है? अप्रैल वाला, ये ग्रीष्म ऋतु का टाइम है। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। आगे आने वाला जो टाइम होगा, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी टाइप की दे रखी है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखिए, ये है भारत, और भारत के इधर बात करें बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर है यहाँ पर। तो पवनें इस तरह से कुछ चलती हैं, इस तरह से पूरे
एरिया में, स्थल की ओर, और लगभग 15 जून को जो मानसून है वो मध्य भारत तक पहुंच जाता है। लगभग उत्तर भारत को कवर ये करता है। तो ये पवनें स्थल की ओर बहने लगती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। अब पता है कि उत्तर भारत में क्या है, पूरा हिमालय से ढका हुआ है। पूर्व उत्तर भारत भी हिमालय पर्वत है उधर भी। तो इस तरह से जब ये नमी वाली वायु पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम, या फिर इसको शरद ऋतु कहें, जब मानसून लौटता है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब पवन उल्टा चलता है। अब पवन कैसे चलेगा? उल्टा, स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर, मतलब उल्टी पवनें चलती हैं इस तरह से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, भागों से लौटकर स्थल भागों से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तमिलनाडु तो बिल्कुल लास्ट में है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इससे वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अनेक वर्षों में, इसमें बेसिकली एक वर्ष से लेकर के, और हो सकता है बहुत सारे वर्ष हो सकते हैं, लाखों वर्ष भी हो सकते हैं। तो इतने टाइम के मौसम को देखा जाता है तो उसको जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं भारत की जलवायु को। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, बेसिकली मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंध में कि आधा भाग है भारत का उष्णकटिबंध में। इस तरह से कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश है, फिर 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा है। तो ये जो बेल्ट है पृथ्वी के चारों ओर, यहाँ पर इस जोन को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय जोन या टॉरिड जोन बोलते हैं इसे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। इसीलिए तो भारत जो पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है, मतलब आधा भाग भारत का नीचे चला जाता है और आधा ऊपर। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आधा भाग जो नीचे वाला है, इधर वर्षा होती है, और इसका मौसम कैसा होता है? उष्णकटिबंध, क्योंकि उष्ण जोन में आ जाता है आधा भाग भारत का। तो इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर वर्षा अच्छी है तो भारत में उत्पादन भी अच्छा होता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान की जलवायु किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो इस स्थिति पर, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति पर, उसकी ऊंचाई पर, स्थल की ऊंचाई कैसी है, स्थान कहाँ स्थित है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, और उच्चावच कैसा है, ऊंचा नीचा उसका जो एरिया है वो कैसा, प्लेन है या पहाड़ है या फिर पठार है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि भारत की जलवायु में क्या है, अलग अलग प्रकार के शेप्स हैं, अलग अलग प्रकार के उच्चावच हैं। तो इसलिए जलवायु भिन्नता भी क्या है, डिफरेंट है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर
और बीकानेर ये काफ़ी गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मुंबई और कोलकाता की जलवायु कैसी है? मध्यम है। वो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे वाले, वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। मेघालय में मौसिनराम जो जगह है वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। कभी कभी राजस्थान का जो जैसलमेर है यहाँ वर्षा भी नहीं होती, अर्थात यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो ये मेघालय में स्थित है मौसिनराम, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ये कन्फ्यूजन होता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में कि मेघालय में, तो मेघालय में स्थित है मौसिनराम। इसके बाद दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, इसमें हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उसके बाद यहाँ भूमि की परत, इसके ऊपर देखिए क्या है, 1.5 मीटर तक ऊंची कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ 5 मीटर तक हैं। अब ये 5 मीटर तक हैं, इनको देखो झाड़ी वाली परत, इनको झाड़ी बोलते हैं, नीचे की हैं जो 1.5 मीटर से 5 मीटर तक। फिर इससे ऊपर तरुण वृक्ष, इससे और ऊंचे जो 20 मीटर तक जाते हैं तरुण वृक्ष, फिर 40 मीटर तक जाते हैं, बेतान कहलाते हैं। और सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर तक जो वृक्ष हैं उनको उद्गामी परत बोलते हैं, मतलब ऊपर तक जो जाते हैं उनको, उन पौधों की परत को उद्गामी परत बोलते हैं। तो सबसे नीचे झाड़ी वाली परत, झाड़ी, तरुण वृक्ष, बेतान और उद्गामी परत, 4 प्रकार के होते हैं। 1.5 मीटर से 5 मीटर, फिर 20, 40 और 60। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन क्यों जरूरी हैं मनुष्य के लिए? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो वन होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में लेते हैं। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसको ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। अपरदन जो है, इसका मतलब है मिट्टी का कटाव, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं, प्राकृतिक घर हैं ये वन्य जीवों के वन। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में
क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। पेड़ों को बचाना चाहिए क्योंकि पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई बहुत तीव्र गति से हो रही है। इस समय जो वनों का प्रतिशत है भारत में वो लगभग 23% है, 23 पॉइंट समथिंग। और ये जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में तब 33% था, 33%। उसके बाद 2020-21 में ये घटकर रह गया था 21%। लेकिन अब बीच में कुछ बढ़ा है, ये 23.4 के आसपास पहुंचा है। तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वनों के उपयोग यहाँ पर दे रखे हैं, क्या क्या है, फर्नीचर, खेल का मैदान, सारी चीज़ें वनों से ही प्राप्त होती हैं लगभग। हमें खाने वाली चीज़ें शहद, फल, गोंद, लाख और वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। ये इमारती लकड़ी मिलती है, रबड़, तो ये सारी मिट्टी को बांधे रखती हैं इसकी जड़ें। फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें हम इन्हीं से प्राप्त करते हैं। उसके बाद वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। वनों में हजारों प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, बड़ी संख्या में सरीसृप रहते हैं, उभयचर रहते हैं, पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं, स्तनधारी रहते हैं, कीट रहते हैं, कीड़े रहते हैं, कृमि जिन्हें बोलते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ये गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है, असम में। तो इसमें हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं, मतलब ये एक तरह से बाउंडेड एरिया होते हैं कि इनमें कोई भी जा नहीं सकता, कोई शिकारी इनमें नहीं जाएगा। जंगल जो होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है इस तरह से। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। सांपों की बहुत सारी सरीसृपों की प्रजातियां हैं, लेकिन कोबरा और करैत ये 2 प्रजातियां प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हाथियों को बचाने के लिए हस्ती परियोजना, क्योंकि हाथियों का भी शिकार तेजी से हो रहा है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? उनके नाम और मानचित्र पर उनकी स्थिति देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जीव शो किए गए हैं। वन्य जीवन,
आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो अगर जानवरों के जो पार्ट हैं, जो भी उनकी हड्डियां हैं, सींग हैं, पंख हैं, उनसे बनी जो वस्तुएं हैं, अगर उनको ना खरीदा जाए तो इससे कहीं ना कहीं जो जानवर हैं, मतलब जो वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण होगा। शिकारी बाघ क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिंटेल बत्तख और कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये सारे पक्षी सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। आर्कटिक प्रदेश से आती है, बताइए, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से, यहाँ से, और ये हमारे भारत में आ जाते हैं। इस तरह से हमारा भारत तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पर है, और ये कहाँ पर है? ये है 66.5 डिग्री से ऊपर का एरिया, 66.5 डिग्री वृत्त से ध्रुव तक का एरिया आर्कटिक वाला एरिया है। तो वहाँ से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके 15 ग्राम का पक्षी होता है लिटिल स्टंट, और ये वहाँ से भारत में आ जाती है सर्दी के मौसम में। अब यहाँ पर यह अभ्यास प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसम, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में तो हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो आर्द्र पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। इसमें खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर फिर ये राज्य और राजधानियाँ दे रखी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर। ये सारी राजधानियाँ यहाँ पर दे रखी। उसके बाद राजस्थान की क्या है? पंजाब की चंडीगढ़ हो जाएगी, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। उसके बाद ये आपके दे रखे हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज़ हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। दादरा और नगर हवेली की, और साथ ही साथ दमन और दीव, ये कंबाइन कर दिए गए हैं। पहले दादरा नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, तो इसकी राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुदुचेरी की पुदुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी है लेह। बाकी वेबसाइट्स दे रखी हैं, यहाँ से और चीज़ें हम सीख सकते हैं। volcanoes.usgs.gov, फिर सेकंड थर्ड, इस तरह से यहाँ से और चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये बुक हमारी 6th क्लास की कंप्लीट होती है। अब हम लोग 7th क्लास की बुक शुरू करेंगे और उसको समझेंगे।